नाज़रीन, शरह सूद में इजाफा बैंकारी निज़ाम के अंदर फौरी तौर पर फंड्स की कॉस्ट को, डिपॉजिट रिटर्न्स को, लेंडिंग रेट्स को तब्दील कर देता है, जिससे बैंकों की क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट फैसले भी बदल जाते हैं। इसके साथ बोरोइंग महंगी हो जाती है, क्रेडिट डिमांड महदूद और इन्वेस्टमेंट की रफ्तार सुस्त पड़ सकती है। तो सवाल ये है कि क्या ये तब्दीली मालियाती इस्तेहकाम ला रही है या क्रेडिट और मईशत पर दबाव बढ़ा रही है। इस तमाम तर सूरत हाल को समझने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है आतिफ सलीम मलिक साहब ने, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं जीएस बैंक के। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, महंगाई 10% से ऊपर जा रही है, क्या आपके मुताबिक ये ज़्यादा डिमांड ड्रिवन है या इम्पोर्टेड फैक्टर्स जिस तरह ऑयल हो जाए या एक्सचेंज रेट हो जाए वो ज़्यादा डोमिनेंट है इस सूरत हाल में? जी अस्सलामुअलैकुम काजी साहब, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। जो आपका सवाल है उसमें देखें, ये इसमें डिमांड का तो इतना रोल नहीं है। ये दिस इज मोर ऑफ अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक। आपको पता है जो अभी पिछले कोई 2 महीनों में ग्लोबली जो सिचुएशन बनी ईरान और यूएस की ये वॉर की वजह से, उसकी वजह से ऑयल का बहुत ज़्यादा सप्लाई शॉक आया, पूरी दुनिया को उसने मुतासर किया। ऑयल की कीमत जो है तकरीबन 50% बढ़ गई। जो पहले 65 बैरल्स के डॉलर पर बैरल होती थी फरवरी तक, वो चली गई 100 से ऊपर, $100 पर बैरल। जी। सो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है इन्फ्लेशन के ऊपर, और इन्फ्लेशन में ये ऑयल डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। हर 10% के ऊपर 7-8 बेसिस पॉइंट की आपकी जो है इन्फ्लेशन में ग्रोथ आ जाती है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। सो इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो अब आपको नजर आना शुरू हो गया है सीपीआई के ऊपर। ईयर ऑन ईयर इस महीने में जाके अप्रैल में जो नंबर आएगा वो 11% से और 11% से ऊपर की बातें हो रही हैं। जो मंथ ऑन मंथ इंक्रीज आ रहा है वो भी अगर आप देखें तो 1.25% के करीब अब चला जाएगा। ठीक। So this is all going to contribute towards inflation building up in our economy, और हमारी उस पर तो एडवर्स इम्पैक्ट होता है इसका। काफ़ी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तेल जो है वो हर चीज़ को इम्पैक्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और उससे लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड फल, खाने पीने की अशिया, ये वो सब जो है वो इससे मुतासिर ठीक। होती है। लेकिन मलिक साहब, ज़रा ये भी फरमाइएगा, जब जिस तरह आप फरमा रहे हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, लेकिन जब इन्फ्लेशन का बड़ा हिस्सा एक्सटर्नल शॉक्स जिस तरह अभी आप बता रहे हैं से आ रहा हो, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का फैसला किस हद तक मौसर रहता है और इसकी लिमिटेशन कहाँ आती है? वेयर डज इट, लिमिट्स इसकी कहाँ पर आके रुकती हैं फिर? नहीं देखिए, वो तो हमें हमारी आपको पता है बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्ट डिपेंडेंट किस्म की एग्जैक्टली, इकोनॉमी है। हाँ। ठीक। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जैसे पिछले उसमें आपने देखा अच्छी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से स्टेट बैंक ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी किया। जो पिछले अगर आप देखें तो फिस्कल ईयर 25-26 के पहले हाफ में इन्फ्लेशन आपकी 5-6% के ऊपर चल रही थी, 4.5-5% के ऊपर। बट ये एक एक्सटर्नल शॉक है जिसको पूरी दुनिया में भी अगर आप देखें तो इम्पैक्ट इसका आया है। फेड ने भी, यूएस ने अपना रेट मेंटेन किया है। सो हमें तो उसको कर्टेल करने के लिए मेरा ख्याल है ये सही मूव है, ऑल्दो इसके अपने नुकसानात हैं जिससे इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है। हम जीडीपी ग्रोथ जो थी हमारी 4-4.5% के ऊपर एक्सपेक्टेड है, बट ये आगे जाके अगर ये इसी तरह सिचुएशन रही, ऑयल प्राइसेस इसी लेवल पे रही, तो हमें इसका और ज़्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर का सामना हो सकता है, जो कि फर्दर टाइटनिंग के ऊपर जो है जा सकती है। स्टेट बैंक लेके जा सकता है इसको। आईएमएफ की अगर बात करें, जिस तरह मुसलसल एक टाइट मॉनिटरिंग पॉलिसी पर जोर देता रहा है ताकि इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल इम्बैलेंस को कंट्रोल किया जा सके, जो मौजूदा इस वक्त हाई इंटरेस्ट रेट है, इस फ्रेमवर्क का हिस्सा आप इसको समझ रहे हैं? इसको कैसे फिर आप एनालाइज करेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल के देखिए आईएमएफ ऑब्वियसली ये 2-4 चीज़ें तो आईएमएफ कहता है कि डॉलर को भी फ्रीली आप फ्लोट करने दें, और इन्फ्लेशन को जो है आपके इंटरेस्ट रेट वो पॉजिटिव उसमें ही होने चाहिए। सो वो एक ठीक है, उनकी एक प्रिस्क्रिप्शन है। बट ये तो देखिए चंद एक चीज़ें होती हैं जिनको आप प्रिडिक्ट करके फोरकास्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक। जो कि आपने देखा कि पिछले ये फिस्कल ईयर 2025-26 के शुरू में हो रहा था। बट ये अनएक्सपेक्टेड सी एक चीज है जिसने ग्लोबली आपकी जो सप्लाई चेन्स है उनको डिसरप्ट किया है। सिर्फ तेल नहीं है, इसके अलावा बाकी सप्लाई चेन्स भी डिसरप्ट हुई हैं। सो आई थिंक इसको तो इसी तरह टैकल करना
पड़ता है कि आप इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि आपकी कंजम्पशन थोड़ी सी कंट्रोल में आए, वरना तो बहुत ज्यादा ये जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। और हमारे जैसे मुल्कों में तो हमने अभी देखा है, 2 साल पहले हम 22% से के इंटरेस्ट रेट पे थे और 30-35% की इन्फ्लेशन को हमने देखा है। सो मेरा ख्याल है हमें कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक ने ये सही डायरेक्शन में है। आईएमएफ प्रोग्राम की अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोग्राम की, बट क्योंकि हम सिग्नेटरी हैं, हमने उनसे सपोर्ट ली हुई है, सो उसको पूरा भी करना होता है। बिल्कुल सही। हर 1% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज के बाद हुकूमत की जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट है उसमें हम देखते हैं नुमाया इजाफा होता है। ये जो पॉलिसी है ये खुद ही फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाकर एक डेट स्पाइरल क्रिएट नहीं कर रही? डोंट यू एग्री विद दैट जी? देखिए वो तो हमारा एक हर एक कोई आइडिया है। मेरा ख्याल है अब तो बच्चे बच्चे को पता है, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है उसको भी पता है कि ये हमारा जो डेट ट्रैप है उसमें हम फंसे हुए हैं। आपको पता है अभी $1.3 बिलियन की हमने एक ट्रांच लेनी थी, उसके पीछे एग्जैक्टली। बहुत मेहनत करनी पड़ी गवर्नमेंट को भी और स्टेट बैंक को भी और सारे फाइनेंशियल सेक्टर को। सो आई थिंक वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट उससे कोई देर अपेरेंटली देयर इज नो वे आउट एट दिस पॉइंट इन टाइम। और उसकी आप देखें ना, ये जो पेट्रोल की प्राइसेस पाकिस्तान में बढ़ी, अगर आप अभी भी देखें तो हमारी इसमें जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो अभी भी रेगुलेटरी जो लेवी है वो अभी भी इसमें को 20-25% के करीब तो लेवी है इस प्राइस के बिल्कुल बीच ऐसे में। ही। सो वो अगर देखें कोई हमारा ये इशू ना होता फिस्कल डेफिसिट का भी, तो इस किस्म की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पहले हुकूमत अगर फिस्कल साइड पे कंफर्टेबल होती तो वहां पे उनके पास एल्बो रूम होता, तो वो ये यहाँ से अपनी लेवी को कम करके कम कर लोगों देती। के ऊपर कम से कम बोझ पास ऑन करते। ठीक। बट एज यू सेड कि ये हमारे लिए एक बड़ा मसला है। कोई भी चीज हमारी डेट जो है उसके सर्विसिंग में इतने ज्यादा हमें पैसे लगाने पड़ते हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नल फ्रंट पे भी। सो ये तो इससे निकलने के लिए तो आपको जीडीपी को ग्रो करना पड़ेगा कम से कम 5 साल 5.5-6% के ऊपर, बिल्कुल ठीक। ताकि आप इतना प्रोडक्शन कर सकें कि आप इसको काउंटर कर सकें। वरना तो हमारे पास वही आप देखते हैं बूम और बस्ट साइकिल होते हैं, जो कि पहले 10-12 साल पे होते थे, फिर 7-8 साल के ऊपर आए, अब वो 3 साल 4 साल के ऊपर चले गए हैं। सो ये तो एक बहुत इकोनॉमिक हमारा एक डिलेमा है। इसको तो डील करने के लिए हमें टैक्स भी इकट्ठा करना पड़ेगा, ट्रू ट्रू। हमें अपनी एक्सपोर्ट बेस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जो कि हमारे प्राइमरी जो है चैलेंजेस हैं। मलिक साहब इसमें एक और चीज़ भी फरमाइएगा, जब हम बात करते हैं आज की कि हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट एक बनती जा रही है और बैंक्स जो हैं वो ज़्यादातर रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी बजाय प्राइवेट सेक्टर जो लेंडिंग है उसकी क्या सिचुएशन है? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट के साथ जो लेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा है और प्राइवेट सेक्टर के साथ जो है वो बहुत कम है। इसको कैसे एड्रेस डाउन द रोड किया जा सकता है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में? बिकॉज अनलेस और अनटिल इस साइड के ऊपर लैंडिंग प्रॉपर नहीं होगी, मुल्क की तरक्की उस तरह नहीं होगी। गाइस साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और ये एक अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट इसमें देखिए दोनों ही पब्लिक सेक्टर खुद से भी ब्लेम उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी अपनी रिक्वायरमेंट जो फिजिकल जो चैलेंजेस हैं उनको मीट करने के लिए उसको बोरो करना पड़ता है कुछ भी करने के लिए। और सो वो इसलिए बैंक्स उस पे जो है, बैंकों को एक एवेन्यू मिला हुआ है जहां पे हमारा अगर आप देखें तो जीडीपी की बहुत कम शरह है। हमारे 13-14 ट्रिलियन का टोटल प्राइवेट सेक्टर डेट है, ठीक। जो कि जीडीपी 7-8% के ऊपर आता है। और ये आज से अगर आप 2010 में देखें तो यही शरह 10% से कहीं ऊपर थी। सो ठीक। आई थिंक वो उसमें कोई रियल ग्रोथ नहीं हो रही। सो ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपको आसानी से अच्छे स्प्रेड्स बनाने का मौका मिलता है जो रिस्क फ्री है, तो कोई भी ऐसा काम करेगा। बिल्कुल सही। सो इसमें मेरा ख्याल है वही एक ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं ये उससे रिलेटेड है। जब तक वो ठीक नहीं होंगे ये चीजें इसी तरह ही चलती रहेंगी, ठीक। और इसका फिर अल्टीमेटली ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आते हैं, लोगों को उसको बेयर करना पड़ेगा। पावर्टी हमारी जो है वो उसी तरह 25-30% में रहेगी, और फिर हमारे लिए डेवलपमेंट के काम करने के लिए हुकूमत के पास कम से कम पैसे होंगे। जैसे आप देख रहे हैं एजुकेशन का क्या हाल है, हेल्थ ऐसे का ही क्या एग्री। हाल है। मैं सब इसमें दो चीज़ें जो बड़ी अहम है, एक एसएमई की अगर मैं बात करूं और एक इंडस्ट्री के लिए, जो बोरिंग कॉस्ट है वो गैर मामूली हद तक बढ़ चुकी है। क्या इस सिनेरियो में एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का हदफ
हकीकत पसंदाना आप इसको समझ रही हैं, या एक बहुत ही लग रहा है आपको कि ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा डाउन द रोड, क्योंकि ऑब्वियसली एक नहीं, इंपोर्ट लेड या इकोनॉमी है हमारी। जी, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट थोड़ा सा इसमें अभी कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं। जो ईआरएफ की फैसिलिटी होती थी एक्सपोर्ट रीफाइनेंस की, उसमें जो बैंक्स ने वो वॉलंटरली कहते बैंक्स ने उसकी प्राइसिंग 3% के ऊपर कर दी। सो इससे तो एक बेनिफिट डायरेक्टली पास ऑन हो रहा है एक्सपोर्टर्स को। ठीक। और उसमें ऑब्वियसली स्टेट बैंक ने लिक्विडिटी सिस्टम को दी। उन्होंने जो सीआरआर जो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है स्टेट बैंक के साथ जो आपको मेंटेन करना पड़ता है, वो 6 से कम करके 5% कर दी। बट ये डायरेक्टली बेनिफिट पास ऑन हो रहा है एक्सपोर्टर्स को। ओवरऑल लेवल पे अगर आप देखें तो मेरा अपना ख्याल है, देखिए हमारा जो एसएमई सेक्टर है वो तो काफी रेजिलियंट लगता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी रिसेंटली 22% के इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को भी बर्दाश्त किया, और उसमें भी एज सच इस किस्म की बहुत ज्यादा कोई ये नहीं थी कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्री या कोई बहुत एसएमईज बंद हो गई। सो वो उस किस्म की मोर्टेलिटी तो हमें देखने में नहीं मिली। ऑब्वियसली कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर प्रेशर आता है, ठीक। बट वो भी जो है डोमेस्टिक उसमें जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके पास क्योंकि और कोई एवेन्यूज नहीं होते बोरिंग की, तो उसकी कॉस्ट बढ़ती है। बट फिर वही बात है कि 22 से अभी भी जो सूद की शरह है वो 11.5 पे है। सो अभी भी मेरा ख्याल है इतना रेजिलियंट है हमारा सेक्टर, इंडस्ट्रियल भी और दूसरे सेक्टर्स भी, कि वो इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बट ये एक चीज वही जो मैं पहले कह रहा था लिंक्ड है कि अगर आपने इकोनॉमी ने इस एक विशियस सर्कल से बाहर आना है तो हमें 6-7% की जीडीपी ग्रोथ चाहिए हर साल, बिल्कुल ठीक। कुछ अरसे के लिए। सो ये जो इस तरह के शॉक्स आते हैं ना, उससे वो एक तसलसल टूट जाता है, जिसकी वजह से फिर हम वी बेसिकली आर बैक टू स्क्वायर वन। बिल्कुल। एक सवाल जो हर जगह पूछा जाता है, आपसे भी बैंकर मैं पूछना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस हैं ये किस हद तक ऑटोनमस हैं और किस हद तक आईएमएफ कंडीशनलिटीज जो हैं या एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्रेशर्स के तहत लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये हर डिबेट बहुत ज़्यादा होती है पब्लिक की अवेयरनेस के लिए कि जी आईएमएफ कहता है इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, आईएमएफ नहीं कहेगा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे। इसको आप कैसे फिर एवेल्युएट कर रही है? काजी साहब देखिए, ये एक इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ अ सिचुएशन। अगर ये इस तरह का सोचा जाए तो देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आईएमएफ आपको अगर बेल आउट करता है किसी चीज पे, आपके एक्सटर्नल फ्रंट पे आपको फैसिलिटेट करता है, आपको डॉलर्स चाहिए होते हैं जो कि वो मिलते हैं। सो थोड़ा बहुत अगर वो ये आपको कोई कंडीशनलिटीज लगाते हैं, जो कि मेरा अपना ख्याल है उनको इसलिए भी लगानी पड़ती हैं क्योंकि वो चाह रहे होते हैं कि आप इस प्रोग्राम से निकल के वापस अपने पैरों पे खड़े हो। ठीक। सो मेरा ख्याल है ये चाहे आईएमएफ प्रोग्राम में हम हो या ना हो, देखें जो आपकी इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है ना वो वहीं के वहीं है। बिल्कुल सही। टैक्स टू जीडीपी रेशो हमारी लोएस्ट है इस रीजन में। अब इसका आईएमएफ के कहने या ना कहने से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसको वो अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ नो ब्रेनर के ये टैक्स नेट ब्रॉडन होना चाहिए। मतलब 10-12% के ऊपर टैक्स टू जीडीपी पे मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। तो वो एक अवाम में एक जनरल सेंटिमेंट तो है, जज्बाती हो के तो हम ये बात कर सकते हैं कि यार वो आईएमएफ ने कह दिया तो हो रहा है, बट ये एक हकीकत है, इसके बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। सो इसी तरह अगर आपकी रिलायंस बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट तो आपकी वही 26, 28, 30 बिलियन डॉलर पे है। आपकी रिलायंस ज्यादातर जो है वो फॉरेन रिमिटेंस पे होती है। 40-42 अरब की तो डॉलर की आपको फॉरेन रिमिटेंस आती है। सो आपने उस वजह से वो जो है एक्सपोर्ट उस तरह से डेवलप ही नहीं हो सक रही, क्योंकि हम कहते हैं कि चलो ये तो पूरा हो जाता है, हम किसी तरह से मांग तांग के जो है थोड़ा सा ब्रिज करके गैप अपना ट्रेड को बैलेंस कर लेते हैं। बट ये सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी नहीं है, हमें अल्टीमेटली एक्सपोर्ट की तरफ ही जाना है। बिल्कुल ठीक। आतिफ सलीम मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम।